बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर, पंजाब में गवर्नेंस, अपने वज़रा की कारकर्दगी और इत्तेहादी जमात काफ लीग को मनाने का अज़्म लिए वज़ीर आज़म पंजाब के शहर लाहौर में आए। ऐसी सूरत हाल में मईशत को दरपेश ख़तरात हों या इत्तेहादियों से तहफ़्फ़ुज़ात हों तो वज़ीर आज़म का दौरा लाहौर काफ़ी बड़ी अहमियत का हामिल हो जाता है। तो कुछ महीनों बाद वज़ीर आज़म को लाहौर के दौरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जो ब्यूरोक्रेसी है उसका नीम बाग़ियाना रवैया वो कब ठीक हो पाएगा? वज़रा की कारकर्दगी कब ठीक हो पाएगी? वज़रा की तब्दीलियों का अमल कब रुक पाएगा? इस सारे मंजरनामे पर बात करने के लिए तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुसर्रत साहिबा, आए दिन इत्तेहादियों की नाराज़ी हो, उनको मनाना हो, उनका रूठ जाना हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हों या ब्यूरोक्रेसी के मामलात हों, ये रूठना, मनाना और नए अज़्म का इजहार करना, लगता है ऐसा ही है कि 5 साल इसी में गुजर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया यासिर। यासिर भाई, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि जब भी आप की गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट होती है, जब आपके साथ कोई भी एलाइज होते हैं तो वो फ़र्क जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके अपने कंसर्न्स होते हैं, उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये इख्तलाफ राय तो रहती है। और जो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी इज़ कि आप में इख्तलाफ राय हो और फिर आप लोग अपने आप को डायलॉग के थ्रू एक पेज पे लेके आए और फिर आगे बढ़े, और यही सियासत की खूबसूरती है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसा कि आपने फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो नाराज़गी दूर करने के लिए आए, तो मैं अर्ज़ करूं कि नाराज़गी उनके आने से पहले ही नाराज़गी नहीं थी। जो भी छोटे मोटे गिले शिकवे थे वो दूर हुए, एड्रेस हुए, और ये प्राइम मिनिस्टर साहब का एक कर्टसी विजिट था। और चौधरी शुजात साहब, जिनकी प्राइम मिनिस्टर साहब ज़ाती हैसियत में बहुत इज्जत करते हैं, उनकी तबीयत नासाज थी, जब वो हॉस्पिटल में थे तब भी वो तशरीफ उन्होंने लाना था। तो वो चूंकि फैसलाबाद के विजिट पे आए तो कोई हेलीकॉप्टर की फ्लाइट का इशू था कि वो जल्दी उसको अंधेरे की वजह से या उस दिन वेदर क्लियर नहीं था, बट अदरवाइज उन्होंने तब भी आना था और वापसी उनकी ज़रूरी थी कि उनकी उधर वहां पे कोई इंपॉर्टेंट किस्म की मसरूफियात थी। तो आई एम सॉरी, टेलीफोन पे उन्होंने राब्ते थे और जो भी इनके एरियाज ऑफ कंसर्न थे उनको एड्रेस किया गया है, और ये होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि चौधरी बरादरान की, जो मैं हमेशा उनसे सीखती हूँ, हमारे बड़े हैं, कि देखिए सियासत में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं जाना चाहिए और ये हमें इनसे सीखना चाहिए। ईगो कम होनी चाहिए, ये हमें इनसे सीखना चाहिए। और डायलॉग का रास्ता और अपनी जितने भी मर्जी सियासी इख्तलाफात को सियासी ही रखना चाहिए, उनको जाती इख्तलाफात और अपनी अना और गरूर और तकब्बुर में नहीं बदलना चाहिए। तो ये बड़ी खूबसूरती है इन चौधरी बरादरान की। ये जो चौधरी बरादरान से आप सीख रही हैं, क्या आपके जो बाकी जुम्मेदारान हैं जो वफाक में बैठे हैं या सूबे में बैठे हैं, उनको सीखने का मौका नहीं मिलता? वो तो नो रिटर्न पे चले गए हुए हैं। नहीं, अगर मैं देखिए, किस तरह सीखेंगे? जी मैं अर्ज करूं देखिए मैं अर्ज करूं अजीम भाई, राना साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखें प्राइम मिनिस्टर साहब में भी ये खासा है, उनकी भी ये खूबी है कि वो सियासत को सियासत के लिए करते हैं, जाती वो लोगों के ऊपर अटैक खुद से नहीं करते। अगर उनके दुश्मन वार करते भी हैं तो हम पार्टी के लोग चाहे रिएक्ट करते हैं, वो खुद नहीं करते। और इसीलिए चौधरी साहब की, अगर हम चौधरी शुजात साहब की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी इंतहाई इज्जत करते हैं, इस चीज का सबको इदराक भी है। इससे आगे निकलते हैं। पंजाब में तब्दीली क्या ला रहे हैं? जी, पंजाब में तब्दीली, खबर दें हमें सर साहब, खबर दें। ये तो बातें जो है ना 2 दिन से चल रही हैं, खबर दें पंजाब में क्या तब्दीली आ रही है, कितनी तब्दीलियां आ रही हैं, और वजीर आजम का विजिट जो था असल मकसद क्या था? क्या जो अंदरूनी कहानी तमाम टीवी चैनल्स पर चल रही है यही थी, या कुछ चीजें हम बयान कर दें? देखिए जी, देखिए अजीम भाई, आपको तो फ्रीडम है, आप तो बयान करें, आपकी इंफॉर्मेशन होती भी हम सबसे ज्यादा बेहतर और करेक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि तब्दीली सरकार, हमें ऐसे तो नहीं कहा जाता, हमने तब्दीलियां लाते ही रहना है जब तक हम आवाम को रियल तब्दीली प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। और उसकी वजह यह है कि बेटरमेंट जब तक, देखिए इस्लाह के लिए तब्दीली लाना एक खुशाइंद बात है। अगर हमने खुद कोई फैसला किया है और वहां से हमें रिजल्ट्स नहीं आ रहे और
और अपने किए हुए फैसले के ऊपर कारबंद रहना, ढिठाई इससे कायम हो जाना, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने खुद कह दीजिए कि अगर अपने ही किए फैसलों पे डटे रहना या ढिठाई से उस पे कारबंद रहना, ये भी कोई अमल नहीं है। पुराना बल्दियाती निजाम उसको खत्म कर दिया, उस पे एतराज था, नया बल्दियाती निजाम आएगा। 2.5 साल गुजर गए, पीछे 2.5 साल बाकी हैं, तो अभी तक बल्दियाती इंतखाबात क्यों ना हो सके? बल्दियाती स्ट्रक्चर तो आप बना चुके हैं, लेकिन उसकी अमली शक्ल कोई नहीं। देखिए यासिर साहब, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और अभी का जो बल्दियाती निज़ाम है, जो भी ग्रास रूट लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, हम जैसे जो वर्कर हैं, उनके लिए वो एक ठंडी हवा का झोंका है। अगर आपने अवाम को रियल जो फ्रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, जो असल सम्राट है, वो पहुंचाने हैं, तो उससे खूबसूरत ढांचा है कोई नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अर्ज करूं कि जब से हमने उसमें वी आर रेडी फॉर इलेक्शन, लेकिन कोविड की वजह से तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल से हम कोविड के अंदर फंसे हुए। अभी थोड़ी सी वेव उसकी कम हुई थी, तो उसके बाद ये जिस तरह से हाइट की तरफ जा रहा है, यू हैव एब्सोल्युटली बेटर आइडिया देन मी। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही ये कोविड की वेव ओवर होती है, सबसे पहला अगर हमारी गवर्नमेंट कोई काम करेगी तो वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है, और वो बहुत जरूरी है, वो नागुज़ीर है। और इतना खूबसूरत हमारा ये जो एक ख्वाब है, और जो कि ग्रास रूट लेवल पर निचले लेवल तक जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, उसका जाना इंतहाई जरूरी है। और आप एक बात मैं अर्ज करूं, जैसे ही इलेक्शन होते हैं और हमारा जो नया लोकल बॉडी गवर्नमेंट सिस्टम आता है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी रिलीफ हो जाएगी। हमारी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा प्रेशर कम हो जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। ये बता दें जी, ये बता दें कि अब मौजूदा जो सिनेरियो आपका चल रहा है, जो कल एक इजलास हुआ लाहौर में, जिसमें बेकाबू ब्यूरोक्रेसी के मुतालिक बड़ी बातें हुई, उसमें क्या कर रहे हैं? देखिए अजीम भाई, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि ब्यूरोक्रेसी से जितनी फ्रीडम हमने उनको दी, जितना हमने उनके ऊपर ट्रस्ट किया, प्राइम मिनिस्टर, हमसे मुराद प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उन्होंने अपने लोगों, हम पॉलिटिशियंस, उनके जो नुमाइंदे थे, उनको छोड़ के इनको पावर दी, इनको कहा कि आप मेरिट पे फैसले करें। लेकिन इन्होंने फिल वक्त तक तो मायूस ही किया। मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूं, इतने जबरदस्त लोग भी इनमें मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेजोरिटी इनमें ऐसे लोगों की है जो काम में रुकावट डालते हैं, या जो पिछले करप्ट सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं, सहूलतकार हैं, आज भी जो चले गए हैं हुक्मरान, जो करप्ट माफिया था, जिनको हम सिसिलियन माफिया का नाम देते हैं, वो बजा था। जब हमका पता उनके सहूलतकार यहाँ मौजूद हैं, जब आपको पता है कि उनके हमदर्द यहाँ मौजूद हैं, तो आप बेइख्तियार हैं, आपके इख्तियार में कुछ नहीं, आप जानबूझ के उन्हें तब्दील नहीं करते। अच्छा सवाल है, या आपके कुछ लोग उनके साथ बैठे हुए हैं। देखिए ना, वजीर आज़म पाकिस्तान है, वो मुआशी पॉलिसी हर चीज़ कर रहे हैं, क्या पंजाब भी वही चलाएंगे आगे? हर हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद बेचारे आ जाते हैं। नहीं, एक तो बेचारे नहीं है, उनको आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, पंजाब ही मतलब आप देखो ना, 11 करोड़ की आबादी, आप आधा पाकिस्तान की आबादी एक सूबे पे मुश्तमिल है, तो इतने ही विजिट उनके दूसरे जैसे केपी में भी रहते हैं। पंजाब का हक उन पे ज्यादा है, जितना बड़ा सूबा है। तो और हमारी जो दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 सूबों में डायरेक्ट हमारी गवर्नमेंट है। मैं तनकीद नहीं कर रहा, मसरत साहबा इसलिए क्यों आए कि वो आके ये कहें कि यहाँ पे कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लिया जाए, ये कहें कि ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम बेहतर किया जाए, ये कहें कि ये इतने वज़रा को तब्दील कर दिया जाए। फिर सवाल उठते हैं, मैं किसी शख्स का नाम नहीं लूंगा, सवाल ये उठते हैं कि वज़ीर आज़म मुल्क चलाएं, खारजा महाज, दाखिली महाज, माशी महाज, ये सब देखें या पंजाब देखें, सराहने की बात और है, आके रद्दोबदल की बात और है। देखें नहीं, देखें इसमें दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। उन्होंने पंजाब भी चलाना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, याद रखें कि वो प्राइम मिनिस्टर होने के साथ साथ हमारे लीडर भी हैं, हमारे चेयरमैन भी हैं पीटीआई के। तो जो मेजर डिसीजन मेकिंग है वो तो उनके बगैर मेरा नहीं ख्याल के पॉसिबल है। उसकी वजह यह है कि उनकी इनपुट भी लाजमी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे फैसले खुद आके कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अर्ज करना चाहती हूँ, ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे जबरदस्त लोग भी हैं, लेकिन इसमें मेजोरिटी
उन लोगों की है जो पिछले पुराने सिस्टम के खुद भी बेनिफिशियरी थे, खाली सहूलतकार नहीं है। अब राना अजीम साहब, जो मैं भाई आपसे पूछती हूं कि हम इनको निकाल कैसे सकते हैं, कौन सा कानून हमें इजाजत देता है कि हम इनको निकाल दें, और नए आने में भी तो इट विल टेक सम टाइम, और पीटीआई की अपनी ब्यूरोक्रेसी नहीं है, यू मस्ट रिमेंबर, और हम कोई क्रिएट भी नहीं करना चाहते। अगर हमने ये काम करना होता तो हम केपी में करते, हमने नहीं किया। लेकिन यहां पे इन लोगों को डीपोलिटिसाइज करने में, न्यूट्रलाइज करने में हमें इंतहाई दिक्कत का सामना है। यही वजह है कि ये जो हमारे जो काम है, जो हमारी डिसीजन मेकिंग है, उसमें ये अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दें, एक सवाल का जवाब दे दें। रोकते हैं। आज वज़ीर आज़म जो है हाउसिंग के प्रोजेक्ट में, कल भी उन्होंने हाउसिंग के हवाले से बड़ी अहम बात की, हाउसिंग में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं और आपकी हुकूमत भी बड़ा इंटरेस्ट ले रही है। आज लाहौर में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने नाम लेकर और कुछ नाम लिए बगैर उन्होंने कहा वज़ीर आज़म के सामने बैठ के कहेंगे कि कितने करोड़ों अरबों रुपए की हमसे रिश्वत हुकूमती लोग मांगते हैं, और उन्होंने एक ब्यूरोक्रेट्स का नाम भी लिया कि वो भी एनओसी ना देने पर इतने पैसे मांगते हैं। जब आप हाउसिंग जिसमें आप सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपके अरकान ने, आपके जो हुकूमती ज़ुम्मेदार जिन पे इल्ज़ाम लग रहा है पैसे मांग रहे हैं, उन्होंने नाम लिया जो एनओसी नहीं दे रहे, तो ये जो चीज़ ख्वाब होती है वज़ीर आज़म का, उसके खिलाफ साजिश की होती है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और एक बात मैं अर्ज करूं कि उनका ताल्लुक जिस मर्जी, इवन के आप हुकूमती अरकान कह रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत करीबी भी होंगे और कोई इस तरह की चीज में मुलविस होंगे, देखिए किसी का नाम ले देने से बात नहीं बनती। अगर उनके पास, उन्होंने प्रेस टॉक की है तो ऑफकोर्स उनके पास कोई एविडेंस होगी, उनको चाहिए कि वो एविडेंस बिल्कुल हमारे सामने रखें, प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखें, हमारे सामने रखें। तो एक चीज जिसका मैं दावा करती हूं, मैं इंश्योर करती हूं अपनी जात की तरह बिल्कुल, कि प्राइम मिनिस्टर साहब, कोई भी बंदा जो इस चीज में मुलविस होगा, जिसके पास सबूत आ जाएंगे, तो उसको छोड़ने वाले नहीं। हम तो चाहते हैं लैंड माफिया जहां पे गलत होगा उसे बेनकाब करें, और जहां को ठीक होगा उसको सपोर्ट करें। जी, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहती हूं कि फॉर श्योर अगर उनके साथ इस तरह किसी ने रिश्वत मांगी है, उनके पास कोई एविडेंस है, तो वो जरूर, और आप देखेंगे कि कार्रवाई होगी। जी, मुसर्रफ साहब, एक आखिरी सवाल, तो बतौर तर्जुमान पंजाब हुकूमत, कंफर्म मुल्तान का जलसा, कल का जो कार्रवाई अमल में आई, मुल्तान का जलसा होने जा रहा है, और वो ये इस बात पे बज़िद है कि जलसा होगा जितने मर्जी कंटेनर लगा लें। जलसा अगर हो जाता है तो फिर कानूनी कार्रवाई क्या अमल में आएगी पंजाब हुकूमत की तरफ से? देखिए, कानूनी कार्रवाई वही आएगी कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस का हमने जो एक ऑर्डिनेंस पास किया, उसके मुताबिक जो सजा होगी वो मिलेगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आप दोनों से पूछती हूं कि बख्तावर ठीक है, हमारी छोटी बहन है, हमारी बेटियों की तरह, उनकी एंगेजमेंट के ऊपर पूरे घर को इन्होंने मतलब उसको स्प्रे वगैरह करा के डिसइंफेक्ट किया। उसके बाद इन्होंने डबल टेस्ट चेक करेंगे, दो टेस्ट करवा के, जब जिसके 2 नेगेटिव होंगे वो आ सकता है। तो देखें, गरीब की जिंदगी, गरीब की जान और वर्कर की जान इतनी सस्ती और अपनी जान इतनी प्यारी, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। आप अपने लिए तो ये एसओपी इख्तियार करें कि बिलावल साहब आगे अल्लाह उनको जिंदगी दे। मेरी बहन, मुझे ये तो बता दें, अभी आपने दोहरे म्यार की बात की है। आम आदमी मार्केट खुलती है, कोरोना का मरीज निकला था, मार्केट सील कर देते हैं, और यहां पर हजारों का जलसा होता है, आप सिर्फ एक एफआईआर दर्ज करते हैं, पकड़ते हैं तो घंटे बाद छोड़ देते हैं। ये दोहरा म्यार नहीं है, ये बेबसी नहीं है आपकी। देखें जी मैं अर्ज करती हूं, देखें, जब ये कोई चंद हजार मजमा लगाते हैं तो आपको भी पता है कि हम उनको जब जेलों में डालेंगे तो फिर अगेन उनकी लाइफ को खतरा। मुझे ये बताएं, इतनी प्रिजन, इतनी बड़ी जेल हम किधर से लेके आए? इनको शर्म आनी चाहिए ऑपोजिशन को। इसलिए मैं दुख के साथ कह रही हूं कि ये लोगों की जिंदगियों के साथ और अपने वर्कर्स की जिंदगियों के साथ खुदा के वास्ते मत खेलें। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। इससे ये अपने आप को तो ये खतरे में डाल ही रही है। नुमाइंदे पर लाजिम है कि जिसने वोट देकर उसे अवामी नुमाइंदा मुंतखब किया हो और उसे मनसब दिया हो कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए वो काम करे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा इस हवाले से अपना वक्त दे। नाज़रीन, बात यही करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा लाहौर की। इस दौरे के बाद आने वाले दिनों में तब्दीली क्या आने वाली है? इस दौरे में चौधरी बरादरान के साथ जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात में ठंडी हवा का झोंका पंजाब हुकूमत के लिए या पीटीआई के लिए क्या है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बाकी अराकीन हैं वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे? राना साहब, क्या
चौधरी बरादरान वाकई नाराज़ी सारी ख़त्म हो चुकी, तहफ़्फ़ुज़ात सारे दूर हो चुके, या अभी कुछ गिले शिकवे हैं जिन पर अमल दरामद होने के बाद खात्मा उनका हो सके? यासर चौधरी बरादरान बड़े वज़ादार आदमी हैं, बड़े वज़ादार आदमी हैं और गिले शिकवे दूर हो गए। और मैं ये बता दूं कि चौधरी बरादरान से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की मुलाकात, उसके बाद इमरान खान साहब की परवेज़ लाई से 1-to-1 मुलाकात, बहुत से मामला ऐसे सामने आए कि जिसके बाद वो मुस्लिम लीग नून वाले जो है ना, वो अब वही एक गाना ने दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वही हो गया बेचारे। वो रोज़ाना ख्याल बन रहा था कि ऐसा हो जाएगा, टूट फूट हो जाएगी। बड़े मारूफ तजियाकार जो है वो तो आपको पता है ना, 2 सूबों में थे, एक की हुकूमत एक में, एक की हुकूमत एक में, एक की हुकूमत, सब कुछ कर चुके थे। तो ये अब हो ये गया। मैं आपको अंदर की खबर दे दूँ, मामला तय हो गए हैं, नाराज़गी दूर हो गई है। और नाराज़गी दूर होने के बाद चौधरी हमेशा एक बड़ा सरप्राइज़ देते हैं, और बड़ा सरप्राइज़ ये अब देने जा रहे हैं कि पंजाब के अंदर आपको पहले ना कुछ 6-7 लोग मुस्लिम लीग नून के तो ऊपर नज़र आते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद थी। चौधरीयों का तल्लक बहुत गहरा है। अब आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि मुस्लिम लीग नून के, मैं आपको ये फिगर्स दे रहा हूँ, ये नोट कर लीजिएगा, और हम किसी प्रोग्राम में जब ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, 23 मुस्लिम लीग नून के और अरकान असम्बली जो हैं पंजाब से तल्लक रखने वाले 23, ये बहुत जल्द बिल्कुल ओपन होकर सामने आ जाएंगे और खुलकर बयानिए के ख़िलाफ़ आएंगे। और इनकी मुलाकातें आइंदा आने वाले चंद दिनों में चौधरी परवेज़ लाई साहब से शुरू हो जाएंगी। तो क्या ऐसा है कि ये मुलाकातें जो हैं ये काफ लीग में शमूलियत के लिए हैं या अपना अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के लिए? देखिए, अभी तो ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक होगा, अभी किसी जमात में ये नहीं जाएंगे। अच्छा। इसलिए कि कुछ कवानीन है ना, कुछ 18वीं तरमीम के हवाले से कुछ दीगर मामला हैं, तो अभी नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तो ये होगा ना कि अगर एक जमात के 20, 25, 30 लोग जो हैं उनसे अलहदा हो के एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा होना शुरू हो जाता है, तो वो काफ लीग में जाए, वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, वो मुस्लिम लीग नून के लिए नुकसानदेह। मुस्लिम लीग नून के लिए आने वाले दिनों में यासर बड़े बुरे हालात आने वाले हैं। मैं बिल्कुल आपको ये मुसद्दक़ा चीज़ें बता रहा हूँ। पंजाब की बुनियाद पे वो खेलते थे, पंजाब की बुनियाद पे सब कुछ करते थे, पंजाब ही उनके लिए सब कुछ था। और जब पंजाब के अंदर से तोड़फोड़ शुरू हो जाती है तो फिर अपना घर के अंदर से जब ईंटें नीचे गिरना शुरू हो जाएं तो दहलीज भी, हर चीज़ भी गैर महफूज है। आपको मालूम है कि आसिफ अली जरदारी साहब को अपोजिशन से मफाहमत का बादशाह कहा जाता है, तो क्या खान साहब को इत्तेहादियों से मफाहमत का बादशाह कह लें? बिल्कुल कह लें जी। देखें, बड़ी पहले ही उनके हलफ उठाने के बाद कहा गया 3 माह बाद साथ छोड़ जाएंगे। MQM साथ खड़ी है, लेकिन MQM ने एक छोटा सा गिला किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने वो कराची पैकेज के हवाले से ये कहा कि ये ना हो कि हमें काबीना में बैठना बोझ लगने लगे। देखें, ये बिल्कुल किया, वो करते रहेंगे, गिले शिकवे चलते रहेंगे, लेकिन क्या वो साथ छोड़ गए? MQM ने जब वजारतों से अलहदगी का ऐलान किया था, क्या वो साथ छोड़ गए? लेकिन इतना क्रेडिट जाता है कि तनकीद भी बहुत की है इत्तेहादियों ने, साथ भी अच्छे से जुड़े रहे। देखिए, अच्छे से जुड़े रहे। इमरान खान साहब को ये क्रेडिट दें कि उन्होंने सबकी तनकीद बर्दाश्त की, बर्दाश्त करने के बाद सबको साथ रखा है। और वो अकेला एक ऐसा खिलाड़ी जिसको कहते थे कि इसे सियासत नहीं आती, सियासत का खिलाड़ी नहीं है, उसने 11 लोगों को आउट कर दिया, 11 रुकनी टीम को आउट किया एक शख्स ने। विकेट कीपर भी वो खुद है, बॉलर भी वो खुद है, बैट्समैन भी वो खुद है, फील्डर भी खुद। चले, हम ये उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी मुल्की मफाद के लिए भी अच्छे काम कर सके। उनका जो अज़्म है, उनका जो एम है, उनका जो विजन है, वो उस पर पूरा उतर सके और उनके साथ जो दीगर खिलाड़ी मौजूद हैं वो उनके इस अमल को मुस्बत अंदाज में आवाम तक पहुंचा सकें। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करें ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादों की गिरफ्तारी और रिहाई के बाद मुल्तान में होने वाला जलसा जो इतवार को होने जा रहा है, उसमें अपोजिशन और हुकूमत दोनों का आने वाले दिनों में तर्ज़ अमल वाज़ेह हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत जब सख्त कवानीन लागू कर रही है, सख्त पाबंदियाँ लागू कर रही है, तो ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन का जलसा अवाम के लिए किन मुश्किलात का बायस बन सकता है और अपोजिशन हुकूमत को किस तरीके से टफ टाइम दे सकती है, इसी बारे में बात करने
करने के लिए मेंबर सूबाई असम्बली और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैदर गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गिलानी साहब, मुल्तान का जलसा जो है, अब कल का जो वाक़या पेश आया, गिरफ्तारी, मुकदमे का इंदराज और बाद में ज़मानत पर रिहाई, इससे पंजाब हुकूमत का तर्ज अमल वाज़े हो चुका है कि वो आने वाले दिनों में अगर आप जलसा करते हैं तो वो कौन सा एक्शन लेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में प्लानिंग क्या होगी आने वाले दिनों में? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच। हम तमाम जो हुकूमती इक़दाम हैं उनके लिए तैयार हैं। अगर वो पर्चे करना चाहते हैं और रुकावटें खड़ी करना चाहते हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं यहाँ के पार्टी वर्कर्स, उनको हरासा करना चाहते हैं, हम उनके लिए भी तैयार हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने पर्चों के इंदराज शुरू कर दिए हैं हमारे वर्कर्स के खिलाफ और उनकी पूरी कोशिश है कि वो इस जलसे में तमाम अपनी तरफ से रुकावटें पैदा करें। लेकिन जलसा PDM की क़यादत में 30 नवंबर जो कि सोमवार बनता है, मंडे, उसको तय किया है। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो अपने प्लान के मुताबिक 30 नवंबर को ही होगा मुल्तान में, किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी तमाम जो इंतजाम हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इंतजामिया को यही कह रहे हैं कि आप शहर का जो हालात हैं वो और मजीद खराब ना करें। उन्होंने एक शहर को एक सीज कर दिया है और उन्होंने तमाम दाखिली रास्ते भी बंद किए हुए हैं। अंदरून शहर के रास्ते जो हैं वो भी, उस पर भी उन्होंने आज कंटेनर मंगवा के रखवा दिए हैं। वो उनकी पूरी कोशिश है कि वो इस जलसे को नाकाम करें, लेकिन उनकी बुखलाहट का नतीजा है। लेकिन ये गिलानी साहब, जलसा कामयाब या नाकाम होना, ये तो सियासी वर्कर जो हैं उसको कामयाब भी करते हैं, नाकाम भी करते हैं, ये वक्त के साथ सामने आ जाएंगी चीज़ें। बिलावल भुट्टो साहब खुद कोरोना का शिकार हो गया, अल्लाह ने सेहत कामिला अता फरमाए। कोरोना फैल रहा है बड़ी तेज़ी से, आपने जलसे में कैसे हिफाजती इंतजाम कर रखे हैं, कौन सी SOPs हैं जिस पे अमल करवाएंगे ताकि लोग जो है, आवाम जो है जिसके लिए आप निकल रहे हैं, वो कोरोना का शिकार ना हो? गिलानी साहब, आवाज़ में मसाइल का सामना है, राब्ता दोबारा से बहाल। आवाज़ आ रही है? आवाज़ कट रही है थोड़ी सी, राब्ता दोबारा से बहाल कर लें। अब आ रही है जी? आप ठीक है? ठीक है जी, जी अब ठीक है, बोलिए। मैंने कहा कि जी हमने एक कोरोना की वबा के हवाले से एक कमेटी तश्कील दी थी। वो कमेटी हर रोज की बुनियाद के ऊपर वो मीटिंग करती है और उन्होंने कोरोना SOPs के हवाले से तमाम इंतजाम किए। हमने 1,25,000 मास्क बनवाए हैं, हमने 150 थर्मा गन भी खरीदी हैं, हमने उस हिसाब से हैंड सैनिटाइजर भी लिए हैं। हमने तमाम दाखिली और खारजी रास्तों के ऊपर जो जलसेगाह की हैं उसके ऊपर टीम की तश्कील देकर तमाम शुरका को मास्क के साथ अंदर आने की इजाज़त देंगे हम और उसका बाकायदा स्क्रीनिंग होगी। इस हवाले से हम एक रिस्पॉन्सिबल जमात हैं, एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होने के हवाले से बड़ी अच्छी बात है गिलानी साहब कि अगर ये सारे इंतजामात किए गए हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा गया है एक ऐसे सूबे में कि जहाँ पे आप अपोजिशन में शुमार किए जाते हैं। लेकिन उस सूबे की बात कर लेते हैं जहाँ पे आप बरसरे इक़्तिदार हैं। लाड़काना में JUIF ने जलसा किया है आज के रोज़, वहाँ पे तो SOPs दिखाई नहीं दिए, वहाँ पे ना मास्क का इस्तेमाल दिखाई दिया, ना समाजी फासले का इस्तेमाल दिखाई दिया, ना हैंड सैनिटाइज़र कहीं पे दिखाई दिए। तो ये मौक़िफ़ जो है कि हम आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, वो एक जगह पे काबिल अमल और दूसरी जगह पे नाकाबिल कबूल क्यों होता है? देखिए, वो JUIF का जलसा था, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PTM कोई लेना देना नहीं था। हमारा जो जलसा मुल्तान में होने जा रहा है, हम इसको एक हवाले से जलसा बनाएंगे। इतनी बड़ी मैच गैदरिंग में हम तमाम SOPs अमल करवा के दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला और हम बाकायदा तौर पर इसके लिए टीमें तश्कील दी। हमारे कुछ 200 एहलकार ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे आने वाले शुरका हैं उनको मास्क बनाएंगे और उनकी स्क्रीनिंग करेंगे। लेकिन साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान के जलसे में या PDM मुल्तान के जलसे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए को लेकर चलेगी? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM का जो बयानिया है उसी के बयान के साथ हैं। जो PDM का बयानिया है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया है और जो बयानिया PDM का है
उसी को लेकर ही हम आगे चल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप नहीं, क्यों मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, क्या वो पीडीएम का बयानिया नहीं? तो जो पीडीएम का बयानिया है, हम पीडीएम के बयानिए के साथ हैं और पीडीएम का बयानिया उसके 21 नुकात है। यानी पीडीएम, आप पीडीएम के बयानिए के साथ हैं, मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ नहीं? नवाज शरीफ साहब भी पीडीएम के बयानिए के साथ है। ओके, यानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो बयानिया दिया जाएगा वो तमाम जमातें उसी बयानिए को फॉलो करेंगी। बहुत शुक्रिया अली लानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एक पार्टी का मौकिफ आ चुका है, पीडीएम में मुख्तलिफ जमातें मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौकिफ भी ले लेते हैं। डॉक्टर निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चीमा साहब बहुत शुक्रिया आपका। चीमा साहब, मुल्तान के जलसे के हवाले से तैयारियां भी जारी हैं और ऐसे वक्त में कि जब कोविड के पॉजिटिव होने के अदाद शुमार भी खतरनाक हैं, तो तैयारियां किस तरीके से अमल में लाई जाएंगी कि जिससे आप हुकूमत को भी टफ टाइम दे सकें और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ का भी ख्याल रख सकें? देखिए, गुजारिश ये है कि बिलाशुबा कोरोना एक बड़े की सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। ये सेकंड वेव जो है कोरोना की, ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा ये ख़तरनाक है, बड़ी मोलिक है, बड़ी लीथल है, क्योंकि जेनेटिक म्यूटेशन जो हुई है वायरस में उसकी वजह से ये ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। लेकिन ये है कि पब्लिक परसेप्शन ये है, ये देखिए आप जाते किसी आदमी से पूछ लें, पब्लिक परसेप्शन ये है, अवाम की परसेप्शन ये है, पूरी कौम की परसेप्शन ये है कि कोरोना जो है वो एक वबा है और बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन पीटीए हुकूमत जो है वो एक अज़ाब है जो इससे कोरोना की वबा से 100 गुना ज़्यादा मोहलक और ख़तरनाक है। और उससे निजात हासिल करने के लिए लाजमी कोई स्ट्रेटजी बननी चाहिए। और ये है कि कोई देखें, कोरोना के हवाले से SOPs पे अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाना चाहिए, बिल्कुल सही है। अवाम को, कौम को सेंसिटाइज करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, कौम को एजुकेट करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां कौन सी अदा की हैं? आप गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन छोड़ दें जिसमें वज़ीर आज़म और उनकी टीम जो थी वो ज़रा की जो कुछ करती रही। अभी चंद दिन पहले देखें, हाफिजाबाद में प्राइम मिनिस्टर ने जलसा किया है, कौन सी SOPs पे अमल हुआ और कौन सा उन्होंने अवाम को और कौम को एजुकेट किया है कोरोना के हवाले से। अब भी यह है कि जो वो करना चाहते हैं, अपनी उनकी जो है सरगर्मियां जारी हैं। देखें, गुजारिश ये है कि ये SOPs पे अमल दरामद बिल्कुल होना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। अगरचे हुकूमत ने कभी किसी मामले में किसी नेशनल इशू पे, ये कश्मीर का मसला हो, कोरोना को, कभी अपोजिशन को, अपोजिशन के कायदीन को पार्लियामेंट में जो पार्लिमानी लीडर है उनको एतबार में रहना कभी मुनासिब नहीं समझा। बल्कि ये है कि मैं समझता हूँ कि वो तो गुनाह समझते हैं, गुनाह कबीरा समझते हैं। अपोजिशन को एतबार में लेना जो है वो जुर्म समझते हैं। अच्छा, ये बता दें चीमा साहब, अपोजिशन का क्या रोल है? गवर्नमेंट तो बिल्कुल नाकाम होगी, उन्हें चाहिए था इस पे अमल कराते। अपोजिशन का क्या, अपोजिशन अवाम को जिनको जो जलसों में लेकर आ रहे हैं, क्या उनको कोरोना के हवाले कर देंगे? और अगर जलसों में SOP पर अमल ना हुआ? हमारी जी गुजारिश ये है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि SOPs पे अमल किया जाए, मास्क जो है वो लोग बिल्कुल पहन के आए, और ये है कि बिल्कुल SOPs के ऊपर मुकम्मल तौर पे अमल दरामद हो। मैं वही कह रहा हूँ, अगर नहीं होता, अगर नहीं, खुदा न खास्ता नहीं होता, और जिस तरह कैप्टन सफदर साहब कोरोना का शिकार हो गए, बिलावल साहब हो गए, वज़ीर आला सिंध हो गए, और बात ये है कि देखें कानून तो बने हुए हैं, कानून के ऊपर अमल दरामद कराना जो है, कानून तो ये फिर कानून चीमा साहब, कानून और सुप्रीम और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के ऑर्डर ये है कि जो गवर्नमेंट फैसला देती है उस पर अमल करें। आप नहीं अमल कर रहे, आप जलसे कर रहे हैं, गवर्नमेंट कहते हैं नहीं करने, गवर्नमेंट जो कह रही है, फिर कानून तो ये भी है ना, उस पर आप अमल नहीं कर रहे। नहीं, ये आप ये बात सुने, ये डबल स्टैंडर्ड ना हुकूमत रखे, अपने लिए कुछ और दूसरों के लिए कुछ। देखें, बात ये है कि क्या ये वज़ीर आज़म ने हाफिजाबाद में भी चंद रोज पहले जो जलसा किया है, वहाँ ये कोरोना नहीं था? चीमा साहब, आपकी बात सर आंखों पे, आप जो हकाइक बयान कर रहे हैं वो हकाइक ज़मीनी हकाइक के बिल्कुल मुतरादिफ हैं, हम इससे इनकार नहीं करते। आपका ही ये कहना है, अपोजिशन का ये कहना है कि हुकूमत नाकाम है, अवाम के बारे तो सोचती नहीं है, तो फिर इसका मतलब ये कि अपोजिशन अवाम के बारे में सोचती है, तो फिर जिस तरह का हुकूमती रद्द अमल है उसी तरह का अमल अपोजिशन का क्यों है? देखिए, गुजारिश ये है कि ये आपकी बात दुरुस्त है कि कोरोना के हवाले से हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी अपना रोल प्ले करें, अवाम को सेंसिटाइज करें और इसको अमल दरामद को यकीनी बनाएं। जो लोग हमारे जलसों में आते हैं उनको ये है कि हम एजुकेट करें और वो SOPs के ऊपर अमल करें, करना चाहिए, लाजमी करना चाहिए। लेकिन गुजारिश ये है कि एक तरफ ये है कि इस वक्त मसला ये है कि इस वक्त कौम के सामने कोरोना की वबा है और दूसरी तरफ PTI का अजाब है।
बात यह है कि सजाब से भी निजात दिलाना जरूरी है। फिर इस तरह करें ना, इस तरह कर लें चीमा साहब, इस तरह कर लें, बड़ा शॉर्ट का रास्ता कर लेते हैं। इस तरह कर लेते हैं कि जब आप समझते हैं कि इससे जान छुड़ाना ज़रूरी है और पीटीआई जो है कोरोना से ज़्यादा खतरनाक है, रिज़ाइन दें, फारग करें। जब आपकी अपोजिशन रिज़ाइन देगी सारी तो हुकूमत खड़ी नहीं हो सकती। फिर 3 माह या 2 माह मजीद क्यों लोगों को अजियत में लेके जा रहे हैं? देखें, आपके ये जो आपने ऑप्शन बताया है ये बिल्कुल हमारे सामने है। तो इस्तेमाल क्यों नहीं होता? ये इस्तेमाल क्यों नहीं होता? इसके लिए अब आपको मजीद ये देखें, इट इज वन ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस। ये जो ऑप्शंस हो रहे हैं जिनके ऊपर गौर हो रहा है, जाहिर है कि उसके ऊपर जब कंसेंसस होगा तो अमल होगा। कंसेंसस के साथ जो 11 जमाती इत्तेहाद है, 11 नहीं, अब 11 नहीं, 10 जमाती का रात की एक जमात आपको छोड़ गई है रात से। चलो 10 कर लें, कोई बात नहीं है। तो बात यह है कि चलो ये 10 जमाती इत्तेहाद जो है, ये गुजारिश है कि इसके कायदीन मिलकर जो कंसेंसस जो है वो तय होगा, जो इत्तेफाक राय से जो स्ट्रेटजी तय होगी, जो लाए अमल तय होगा, उसके ऊपर अमल होगा। और ये आप डबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं कि हुकूमत के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब मैं तो ये नहीं कह सकता, आपकी राय इस पे दरकार होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, उसके अलावा कैप्टन रिटायर्ड सफदर साहब और ऐसे ही वक्त में बेगम शमीम अख्तर की वफ़ात, तो ये सारे अगर मंजरनामे को देखा जाए, पॉजिटिव केसेस देखे जाएं, तो आपके एक लीडर जो है इत्तेहादी, वो घर से करंटीना में बैठकर अवाम से वीडियो लिंक पर खिताब करेंगे। यानी अपना तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ है। अगर कोई ताज़ियत के लिए आता है तो वो रायवंड ना आए, मॉडल टाउन में आए, अपना तहफ़्फ़ुज़ अजीज़ है। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ पे होगा चीमा साहब? नहीं, अवाम से तो हम बिल्कुल जलसों में आने वाले अवाम से हम जरूर कह रहे हैं और कहेंगे कि मास्क पहन के आए, SOPs के ऊपर अमल होना चाहिए और सबको करना चाहिए। सबको इस बात को यकीनी बनाना चाहिए। सबके अपने लिए भी जरूरी है, अपनी सेहत के लिए भी, अपनी जान के लिए भी और दूसरों की जानों के लिए भी जरूरी है। लेकिन जिस तरह मैंने गुजारिश की, मसला जो दरपेश है पूरी कौम को वो ये है कि एक तरफ ये कोरोना है बड़ी खतरनाक गोवा, और दूसरी तरफ पीटीआई का अजाब है जो उससे बहुत ज्यादा तो चीमा साहब यही कहना चाह रहा हूं, जब एक अजाब है तो अजाब से जल्दी निजात लेनी चाहिए ना। उसके लिए अभी तक आप लोग सारे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अभी मशवरत जारी है। तो कब तक उतनी देर तक अवाम को अजाब में जरूर रखना है। और दूसरी बात बता दें कि मौजूदा हालात में आपकी बात ये दुरुस्त है। देखिए, बात ये है, आपकी बात दुरुस्त है। उसमें कल नहीं अमर, फिर लेट क्यों हो रही है? 3 माह हो गए आपको तहरीक शुरू किए हुए तकरीबन। अब कब इसका इंतजार करना है? जब मुख्तलिफ जमातें होती हैं, जमातों के अंदर भी और बैनुल जमाती इख्तलाफ भी कई होते हैं, स्ट्रेटजी के हवाले से, लाए अमल के हवाले से, हिकमत अमली के हवाले से छोटे मोटे इख्तलाफ होते हैं। वो भी मुझे यकीन है फिर कोरोना तक तहरीक रोक लें, फिर कोरोना तक तहरीक रोक लें कर लेंगे चीमा साहब। फिर कोरोना तक तहरीक रोक लें, कोरोना के बाद फिर आपके पास टाइम है, फिर करते रहिएगा। जिस तरह आपने फरमाया कि स्ट्रेटजी के हवाले से इख्तलाफ हो सकते हैं, बस ये कि रेजिग्नेशन के हवाले से इस्तीफे देने हैं कि नहीं देने, किस स्टेज पे देने हैं, छोटा मोटा इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन और मुझे यकीन है कि इख्तलाफ जो है वो तय हो जाएगा। साहब, जब आपका अपोजिशन में इख्तलाफ है, किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक नहीं हो रहे, तो हुकूमत के साथ डायलॉग किस तरीके से करेंगे? कोविड पार्लिमानी इजलास बुलाया गया, अपोजिशन का कोई एक नुमाइंदा नहीं गया, आवाम क्या करेगी? वजीर आजम हर रोज कहते हैं NRO नहीं दूंगा, आपके मुताबिक NRO कभी मांगा नहीं गया, तो ऐसा मुतालिबा जो कभी हुआ ही नहीं उसका बार बार इजहार क्यों है? ये तो उनसे पूछे ना जो ये बिलावजह, ये उनको तो देखें आदत है गलत बयानी की। वो तो हम तो 100 बार उसे कहते हैं, उनका अजीब तमाशा है, एक ड्रामा है। हम कहते हैं कि भाई देखें गैस बिजली की कीमत कहां तक चली गई, वो कहते हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा जरा मुझे चीमा साहब। मरियम साहबा ने ऐलान कर दिया है कि वो हर सूरत में मुल्तान के जलसे में जाएंगी, और उन्होंने कहा है कि मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि अफसोस एक तरफ, लेकिन आपने जलसे में ज़रूर जाना है। अगर मरियम साहिबा इस सूरत हाल में जलसे में जा रही हैं, जो उन्होंने अनाउंस किया आज सहाफ़ियों से मुलाकात में, तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब की तो सेहत तंदुरुस्ती ठीक नहीं है, अल्लाह उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए, लेकिन जो बाकी फैमिली के लोग वहाँ मौजूद हैं, इसाक डार साहब हैं, मियाँ साहब के साहबजादे हैं, क्या उन्हें अपनी दादी की मैयत के साथ नहीं आना चाहिए? असल बात ये है, देखें आप, ये जो कुछ हुआ है मियां नवाज शरीफ के साथ, जिस तरह के एक मशकूक, कमज़ोर और इस तरह के कंट्रोवर्शियल केस में, और एक देख लें एक वीडियो जज ने जिस तरह सजा दी है, और ये है हमारा इंसाफ का निज़ाम। जहाँ पे इंसाफ का जिस तरह खून हो रहा है इंसाफ के नाम पे,
तहरीक इंसाफ के दौर में इंसाफ का जिस तरह सर, खून मैं हो रहा है, वही तो कह रहा हूँ, आपके सामने है। इसी खून को खत्म करने के लिए तहरीक को जरूरत है ना, बड़े इन लीडर हालात में ये है कि इनके ये संग दिल और जालिम लोग जो इनके रहमो करम पे कौन छोड़ने के अपने आप को तो छोड़ने फिर के लिए पाकिस्तानी तैयार कौम होगा? को इन जालिमों के रहमो करम पे आप छोड़ रहे हैं, क़यादत के बेटों को इसके रहमो करम पे नहीं छोड़ रहे। ये क्या फर्क है? यहाँ पे लोग मर जाएं, लोग जो मर्जी कर लें, लेकिन आप कहते हैं वहां से ना है। जालिमों से निजात हासिल करने के लिए तो ये पीडीएम का सारा जो है, ये देखें हमारा मिशन ही ये है। हमारा जो है, जिस तरह आपने कहा कि जी किस नुक्ते पे इत्तेफाक है, नुक्ता जो है वो ये है कि जालिमों से, इस जालिम हुकूमत से, नायल हुकूमत से, नालायक चीमा साहब सिर्फ ये बता दें, लंदन में 30 लोगों को नमाज जनाजा की इजाजत मिली है, वहां पर आप उस पे कानून पे अमल दरामद कराएंगे, 30 लोग ही नमाज जनाजा पढ़ेंगे, और यहां पर आप कानून पे अमल नहीं करते इसलिए कि यहां पर थोड़ी सी सख्ती ही नहीं है, वहां पर फौरी तौर पर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। नहीं, ये आप ये हमें कहने से पहले आप ये फरमाएं कि अभी हजरत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब का जनाजा जिसमें लाखों लोगों ने शिरकत की और हुकूमत ने जाहिर उसकी इजाजत दी, और हुकूमत की जिम्मेदारी थी SOPs पे अमल दरामद की। आप खादिम हुसैन रिजवी साहब के नमाज जनाजा में कोई सियासी जमात नहीं आई थी, लोग आशिक की तरह आए थे, आप क्यों उस जनाजे को मुनासा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वो तो एक कोरोना को क्या रुकावट थी आने में? नहीं, कोरोना चले आप उस पर अमल कर लेना, आप तो असेंबली के अंदर बैठे हैं। हुकूमत ने उसमें अपनी जिम्मेदारी अदा की कि SOPs पे अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत अगर जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही, हुकूमत अगर गफलत का मुजाहिरा कर रही है, हुकूमत अपने जलसे कर रही है, हुकूमत को अवाम का ख्याल नहीं है, तो अपोजिशन अपने जलसों से क्यों रुके? पीडीएम का प्लेटफॉर्म अपने जलसों को क्यों रोके? हम तो कह रहे हैं हम अपने शुरका को ये कहेंगे कि SOPs पे अमल करें, और बिल्कुल ये है कि मास्क पहन के आए, SOPs पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद होना चाहिए। मास्क पहन के आए, SOPs पर अमल दरामद करें। देखना यह है कि गुज़श्ता होने वाले जलसों में अवाम ने अपोजिशन के इस मुतालबे को किस हद तक तस्लीम किया था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार चीमा साहब इस अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इशूज़ पर बात करेंगे, और बात करेंगे कि पीडीएम में जो इस वक्त जमातें हैं, जिन्हें 11 जमाती इत्तेहाद का नाम दिया गया था, एक जमात साथ छोड़ गई। आने वाले दिनों में मजीद भी खदशात है। राना साहब, जिस जमात ने साथ छोड़ा, बुनियादी नुक्ता एतराज क्या था कि जिस एतराज पे उसने साथ छोड़ दिया? अब उसी नुक्ते को लेकर दीगर कौन सी जमातें उसकी कायल होने पर इस वक्त आगे फहरिस्त में शामिल हैं? देखें यासर, एक नुक्ता, एक तो बड़ी क्लियर रात को बात हो गई। हमने कल याद है प्रोग्राम में कहा था कि सब शिकार की तलाश में है, जिसको जितना इतना मिलेगा वो लेके निकल जाएगा, वो छोड़ देगा। ये इसी तरह हो रहा है। एक जमात ने जिसने रात को छोड़ा, उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब किसी मुशावरत में उन्हें शामिल नहीं किया जाता, किसी फैसले में शामिल नहीं किया जाता, किसी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाया जाता, और 3 लोग मिलकर फैसला करते हैं, मौलाना साहब, मरियम साहिबा, और तीसरा पीपल्स पार्टी का नाम नहीं। अच्छा, तो आप 3 माह पहले ही कह चुके थे छोटी जमातों को मिलेगा कुछ नहीं, तो नहीं ना मिला। अब आने वाले दिनों में चले एक और खबर ब्रेक करते हैं, 4 और जमातें इनको छोड़ के जा रही हैं। मैं आपको ये बिल्कुल तस्दीक शुदा बात कह रहा हूँ कि ये शुरू हो गया, बारिश का पहला कतरा आ गया, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 4 जमातें छोड़ के जा रही है यासर ने और पीडीएम के अंदर, और आखिरकार पीडीएम जो है ये 5 या 6 जमातों का मजमुआ रह जाएगा। क्या आप ये समझते हैं PPP, PMLN, JUI और ANP, ये अगर 4 जमातें इकट्ठी रहें तो क्या फर्क पड़ सकता है जलसों में कुछ? पहली बात यह है कि ये जलसे हैं सिर्फ 2 जमातों के, या मैक्सिमम 3 जमातों के, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान। और लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज़, यासर, ये जो परसों जलसा हो रहा है ना, ये जो हो रहा है 3 दिन बाद जलसा, सोमवार को, उस सोमवार के जलसे में आपको बड़ी चीज़ें मिलेंगी। ले हम ये भी ब्रेक कर दें, उस दिन भी हम प्रोग्राम में बैठे होंगे, नज़र आ जाएगा। सोमवार के जलसे में आपको मुल्तान के अंदर पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून के कारकुनों में फड्डा नज़र आएगा। आपको नज़र आएगा कि जब मरियम तकरीर करने आएंगी तो उस वक्त नारेबाजी क्या होती है, और जब बिलावल भुट्टो तकरीर करने आएंगे उस वक्त सूरत हाल क्या होती है। और इस जलसे में स्टेज जो है उस पर सबसे ज़्यादा किन के लोग होंगे, इसी बात पे फड्डा होगा। जनाब, सिर्फ 2 जमातें, मैं आप क्लियर कर दूं, 2 जमाती इत्तेहाद रह जाएगा बरा, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान। पीपल्स पार्टी आने वाले चंद दिनों में साथ नहीं होगी, ये बिल्कुल आपको मैं कह रहा हूं, आने वाले चंद दिनों में पीपल्स पार्टी साथ नहीं होगी, क्लियर हो चुका है।
और ये एक मीटिंग जो है पीपल्स पार्टी की हो चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब इनसे जान छुड़ाएं या फिर अपना बयानिया लेकर आएं, इनके बयानिया को दफन करें। आपने सुन लिया ना बात, उन्होंने कहा जब नवाज शरीफ के बयानिए से नहीं, हम PDM के बयानिए से मुतफिक हैं, तो फिर नवाज शरीफ इनके बयानिए से क्यों मुतफिक होगा? जाहिर बात है वो एक ही नुक्ता एतराज़ जो शुरू से जन्म जिसने लिया था, वो अब नुक्ता एतराज़ बड़ा होता जा रहा है और उसी नुक्ते को लेकर ये दीगर जमातें अब बट जाएंगी। जिस तरह एक जमात अलहदा हो गई, राना साहब के मुताबिक दीगर जमातें भी अलहदा हो जाएंगी, दो जमातों का इत्तेहाद रह जाएगा। फ़र्क कितना पड़ता है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।